तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। साथियों, आज वीडियो होने वाली है सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि। ये आपकी लास्ट क्लास होगी। आपको पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना के दे दी है। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें कि एग्ज़ाम आपका बहुत पास है। अगर एक भी नोटिफिकेशन आपसे छूटता है तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल होगा। तो इसलिए आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है श्रव्य दृश्य सामग्री है। क्या कह रहे हैं? श्रव्य दृश्य सामग्री है। तो इसमें श्रव्य और दृश्य दोनों सामग्री कौन सी होगी? अवबोध में सुविधा प्रदान करती है, अधिगमकर्ता की साधारण शक्ति को बढ़ाती है, अधिगमकर्ता की प्रत्यक्षीकरण को विकसित करने में सहायता प्रदान करती है और उपरोक्त सभी। तो साथियों, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, निम्न में कौन सी चक्षु इंद्री से संबंधित नहीं है? क्या कह रहे हैं? चक्षु इंद्री से संबंधित नहीं है। तो चक्षु इंद्री से संबंधित कौन सा नहीं है? फोटोग्राफ। क्या नहीं है? फोटोग्राफ। जबकि आपके मानचित्र, ग्लोब और चाक बोर्ड ये आपके चक्षु इंद्री से संबंधित हैं। अगला साथियों क्वेश्चन इसी में है, त्रिआयामी सहायक साधन निम्न में कौन सा है? तो त्रिआयामी सहायक साधन आपका आरेख और मॉडल, ग्लोब और वास्तविक वस्तुएं, मॉक अप और नमूने, ये सभी आपके त्रिआयामी सहायक साधन के अंतर्गत आते हैं। जी, अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग को समतल सतह पर प्रदर्शित करने को क्या कहा जाता है? तो साथियों, क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन आपके थोड़े नीचे हैं। अब आपके ऑप्शन सामने आ गए हैं, तो आप आराम से देखकर बता सकते हैं। तो इसे साथियों हम लोग मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। तो आपका इस तरह से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, मॉडल के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो मॉडल के लिए प्लास्टिक और पेरिस और अन्य वस्तुओं का, प्लास्टिक सामग्री और थर्माकोल का, गत्ते और लकड़ी का, उपरोक्त सभी का प्रयोग किया जाता है। मॉडल कई प्रकार से बनाए जा सकते हैं। आप लोगों ने भी हो सकता है मॉडल तैयार किए हों, या बहुत सारे इसमें से टीचर्स होंगे जो प्राइवेट पढ़ा रहे होंगे, उन लोगों ने ज़रूर मॉडल बच्चों से बनवाए होंगे। तो समझ गए होंगे आप लोग, बिल्कुल समझ गए होंगे। अगला है, छात्रों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को पाने के लिए छात्र के निम्नलिखित में किसको आधार बनाया जाता है? तो किसको आधार बनाया जाता है? सर्वांगीण विकास करना है भैया, योग्यता, अभिरुचि, क्षमता, इन सभी का। तो उपरोक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, लिंग्वाफोन निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो श्रव्य सामग्री का लिंग्वाफोन उदाहरण है। अगला, व्यवहारवाद संबंधित है। व्यवहारवाद किससे संबंधित है? प्रशिक्षण से, अभ्यास से, ए और बी दोनों से, उपरोक्त में कोई नहीं। तो व्यवहारवाद जो है वो प्रशिक्षण से है। प्रशिक्षण देगा तो कोई दूसरा देगा, अभ्यास कराएगा तब भी दूसरा कराएगा। तो इसमें क्या होगा? व्यवहारवाद होगा। तो इसलिए सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन साथियों, दृश्य सामग्री निम्न में किस इंद्रिय को प्रभावित करती है? तो दृश्य सामग्री जो है वो किस इंद्रिय को प्रभावित करेगी? साथियों, वो करेगी आपकी चक्षु इंद्रिय को। अगला, श्रव्य दृश्य साधनों की सहायता, महत्ता एवं उपयोगिता निम्नलिखित में किससे सिद्ध होती है? तो ये आपकी ध्वनि से, रुचि से और शिक्षण सूत्र से, इन सभी से होती है। क्या? दृश्य श्रव्य साधनों की आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता किस निम्नलिखित में तो किससे सिद्ध होती है? तो इन सब से होती है। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, भौतिक मानचित्र में निम्नलिखित में क्या विसंगत है? तो आपका भौतिक मानचित्र में जलवायु तो होगा, मैदान होगा, पहाड़ होगा, लेकिन राज्य का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए आपका बी ऑप्शन होगा, क्योंकि आपसे विसंगत पूछ रहे थे। तो आपका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला, मॉडल क्या है? तो मॉडल क्या है साथियों? फैशन है।
किसी बड़ी वस्तु का लघु रूप है, किसी छोटी वस्तु का बड़ा रूप है। तो आपका जो मॉडल है वो साथियों आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मीन्स हम लोग कह सकते हैं किसी बड़ी वस्तु का लघु रूप, मतलब बड़े से मकान का छोटा रूप मॉडल दे देना, बड़े पुतले का छोटा रूप मॉडल दे देना, या किसी छोटी वस्तु का बड़ा रूप। अब कोई छोटी वस्तु है उसका बड़ा रूप भी बना सकते हैं, मॉडल में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि मॉडलिंग फैशन में आता है, मॉडल थोड़ी नहीं फैशन में आता है। अच्छा साथियों समझ गए होंगे। अब आपसे कह रहे हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग प्रायः कहाँ किया जाता है। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग वर्कशॉप में, सेमिनार में, ए और बी दोनों में, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ओवरहेड प्रोजेक्ट का प्रयोग वर्कशॉप और सेमिनार दोनों में किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। और अगला क्वेश्चन इसी के नीचे, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी और सकारात्मक बनाने के लिए शिक्षा क्रिया में निम्नलिखित में क्या होना आवश्यक है। तो शिक्षण क्रिया को प्रभावी और सकारात्मक बनाने के लिए सरलता, सजीवता, प्रभावकारिता व सकारात्मक, ये सभी चीज़ें जरूरी हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है, प्रभुत्ववादी शिक्षण निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो ये आपका प्रभुत्ववादी शिक्षण जो है वो पाठ प्रदर्शन से संबंधित है। ये रहे आपके लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। कह रहे हैं एडगर गेल ने अनुभव कोण का प्रयोग करते हुए किस विषय की शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि भूगोल। यहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग साथियों, जिन्हें डाउट लगता है वो इस आंसर शीट से अपना आंसर को मैच करा सकते हैं, मिला सकते हैं कि भैया इस तरह से। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप वीडियो को नॉर्मल स्पीड में देखें और इसके बाद थोड़ी स्पीड बढ़ाकर लिखे देखें, 2x ऐसे करके, 2x नहीं देख सकते 1.5 पे देखो, और जल्दी जल्दी रिवीजन 4-5 बार जरूर कर लें, ठीक है। अगला साथियों क्वेश्चन है, मूल्यांकन क्या है। तो मूल्यांकन जो है सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, व्यापक रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, ए और बी दोनों। तो साथियों आपको बता दें कि जो मूल्यांकन है वो सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया और व्यापक रूप से चलने वाली प्रक्रिया दोनों है, इसलिए सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन में साथियों कह रहे हैं कि मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से जो उत्तम एवं वांछनीय होता है उसका ही प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त परिभाषा है तो ये किसकी है, रेमर्स एवं गेज की है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है, संरचनात्मक मूल्यांकन में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित होता है। तो संरचनात्मक मूल्यांकन में अध्ययन, अध्यापन की प्रक्रिया, ये दोनों सम्मिलित होते हैं साथियों, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों है, मूल्यांकन का अर्थ है। तो मूल्यांकन का अर्थ क्या होगा साथियों। तो मूल्यांकन का अर्थ होगा निर्णय देना। मूल्यांकन का अर्थ क्या होगा, निर्णय देना, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन साथियों है, परीक्षा के मूल्यांकन से छात्रों को क्या करने की प्रेरणा मिलती है। तो परीक्षा के मूल्यांकन से मतलब परीक्षा का निर्णय जब आता है, मूल्यांकन मीन्स क्या हुआ, निर्णय जब आता है, तो उससे छात्रों को क्या करने की प्रेरणा मिलती है। नवीन कक्षा में प्रवेश, ऐसा तो नहीं है, हो सकता कोई फेल हो जाए। नवीन विद्यालय में प्रवेश, ऐसा भी नहीं है, किसी को उसी कॉलेज में अच्छा लगता है। पुराने पुरस्कार पाने की, अरे भैया जब फेल हो जाएगा पुरस्कार कहाँ मिलेगा। लेकिन बच्चा चाहे पास हो चाहे फेल हो, उसे मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। क्या मिलती है, मेहनत करने की प्रेरणा। भले वो यूपी टॉप कर जाए वो बच्चा, तो वो सोचेगा कि अगली बार नहीं कर पाए तो भैया बेइज्जती हो जाएगी है, तो ज़रूर वो मेहनत करेगा। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, छात्रों का समुचित वर्गीकरण। बिल्कुल, मूल्यांकन मीन्स निर्णय, निर्णय का क्या है, समुचित वर्गीकरण, मतलब कौन से ए क्वालिटी के बच्चे हैं, कौन बी क्वालिटी के हैं, कौन फर्स्ट आते हैं, कौन सेकंड आते हैं। बिल्कुल भैया। शैक्षिक उद्देश्यों की स्पष्टता, बिल्कुल शैक्षिक उद्देश्य भी स्पष्ट हो जाते हैं। प्रयोजन आधारित चयन, बिल्कुल हो जाता है कि कहाँ जाना है उस चीज़ के लिए चयनित कर सकते हैं किस लायक बच्चा है, इसलिए उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। साथियों बहुत ज़्यादा बातें ना करने का मतलब है एक क्वेश्चन के ऊपर
कि आपका एग्जाम टाइम चल रहा है तो जल्दी जल्दी बस आपको ऑप्शन बता दे रहे हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा विस्तार से इस चीज़ को हम लोग पढ़ा सकते हैं। प्रश्नावली पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस शिक्षा शास्त्री ने किया था? तो ये आपका किया था प्रश्नावली वुडवर्थ ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सातवें का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा साथियों। अगला, वर्तमान परीक्षाओं में प्रायः सर्वाधिक प्रश्नों की संख्या रहती है तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की, निबंधात्मक प्रश्नों की, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, ए और बी दोनों। तो साथियों आपको बता दें या आप भी समझते हैं कि वर्तमान परीक्षाओं में प्रायः सर्वाधिक प्रश्नों की संख्या कहाँ रहती है। अब 100 क्वेश्चन किसी से दीर्घ उत्तरी तो पूछ नहीं सकते, लघु उत्तरी भी नहीं पूछ सकते, वो सिर्फ कौन से हो सकते, वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी क्वेश्चन हो सकते हैं। बिल्कुल आप टिक लगा कर आएंगे, इससे सरल क्वेश्चन पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न क्षेत्र है तथा इसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। उक्त परिभाषा है, तो उक्त परिभाषा किसकी है भैया? उक्त परिभाषा किसकी है? अब आप बताएंगे इसका। तो आपका 9वां का जो आंसर होगा वो आपका बी होगा, कोठारी आयोग। अब जो कमज़ोर बच्चा होगा उसने सोचा होगा कि यहाँ तो मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, मतलब परिणाम जरूर आना चाहिए, और हम तो सोच रहे थे भैया कि पेपर देना ना पड़े, तो उनके ऊपर तो भैया कोठार चला दिया आपने। क्या चला दिया? कोठार चला दिया। वो तो सोच रहे थे फ्री में पास हो जाएंगे हैं, तो कोठार चला दिया, मतलब कोठारी आयोग। लो रट लो आराम आराम से। शिक्षणोपरांत या सत्रोपरांत किए जाने वाले मूल्यांकन को क्या कहते हैं? तो मूल्यांकन को क्या कहते हैं? एक सत्र के बाद दूसरा सत्र लगेगा तो योग होगा ना दोनों का, योगात्मक मूल्यांकन कह देंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो एक अच्छा मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? आप लोग बताइए, एक अच्छा मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता और व्यापकता, उपरोक्त सभी। साथियों इसमें होगा वस्तुनिष्ठा। बिल्कुल आप भी समझ गए होंगे कि वस्तुनिष्ठा क्यों होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है तो क्या है? निष्पक्ष मूल्यांकन। इसमें क्या होता है? अब बहुविकल्पी क्वेश्चन है, सोच लो, आपने ए ऑप्शन किया, दूसरे ने ए ऑप्शन किया, तीसरे ने भी ए ऑप्शन किया, सभी को एक एक नंबर मिलेगा ना। टीचर को कहीं बहाना नहीं मिलेगा कि आपकी राइटिंग का नंबर कट जाएगा बेटा, या फिर आपने यहाँ पर मंत्रा नहीं लगाई है, कहीं भी पक्षपात कर सकते थे, तो इसमें तो नहीं होगा। तो ये आपकी उपयोगिता है, निष्पक्ष मूल्यांकन होता है यहाँ पे। आगे, लेखन कौशल में मूल्यांकन की श्रेष्ठ विधि है। लेखन कौशल के मूल्यांकन की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? अनुभव लेखन। क्या है? अनुभव लेखन। जबकि बोलने की श्रेष्ठ विधि कौन सी होती है? आशु भाषण। आशु भाषण। अगला, मूल्यांकन की आधुनिक तकनीकी कौन सी है? तो मूल्यांकन की आधुनिक तकनीक आपकी साथी कौन सी होगी? सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन, ये दोनों हो जाएंगे तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है जी, छात्रों की असफलताओं के कारणों को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार के मूल्यांकन को प्राथमिकता दी जाती है? तो किस प्रकार का मूल्यांकन होना चाहिए 15वें क्वेश्चन का? तो निंदात्मक मूल्यांकन। निंदात्मक मूल्यांकन मतलब जब परिणाम आए तो जो कमज़ोर छात्र हैं उनकी ज़रूर कुछ ना कुछ तो इंसल्ट होती है, उनको थोड़ा ख़राब लगता है और फिर वो मेहनत करने के लिए प्रेरित होते, भैया अब की बार हम मॉनिटर बनेंगे, हम फर्स्ट लाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किस उद्देश्य को प्राप्त किया है। यह परिभाषा है तो डोरेकर की है। किसकी है? डोरेकर की है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला, जटिलताओं और कठिनताओं को दूर किए जाने वाले मूल्यांकन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं निंदात्मक मूल्यांकन। क्या कहेंगे? निंदात्मक मूल्यांकन। अगला, निम्नलिखित में मूल्यांकन की प्रविधि कौन सी है? तो मूल्यांकन प्रविधि कौन सी है? संख्यात्मक प्रविधि, गुणात्मक प्रविधि, और ए और बी दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि संख्यात्मक प्रविधि और गुणात्मक प्रविधि दोनों हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है 14वां लेसन यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ परीक्षा का लिखित रूप में निर्णय निर्माण किसने किया? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा का लिखित रूप में निर्माण किसने किया भैया? होरास मैन। किसने कहा था? होरास मैन ने कहा था। मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, देश में सर्वाधिक किस परीक्षा प्रणाली का प्रचलन है? तो देश में सर्वाधिक आपकी निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली जो है उसका प्रचलन है। ठीक है साथियों, तो बी का ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला, कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा अक्षर ग्रेडिंग प्रणाली का अक्षर नहीं है? तो ग्रेडिंग प्रणाली में कौन सा नहीं आता है? ए नहीं आता है, बी नहीं आता है, या सी नहीं आता है, या वाई नहीं आता है। तो ग्रेडिंग प्रणाली में आपका कौन सा नहीं आएगा साथियों? फटाफट कमेंट कीजिए, आप भी समझ गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा वाई। भैया ग्रेड ए मिलती है, बी मिलती है, सी मिलती है, वाई ग्रेड किसको मिलती है क्लास में? वाई तो किसी नहीं मिलती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कितने बिंदुओं वाली ग्रेडिंग प्रणाली को लागू किया गया? तो अभी आपने ए बी सी 3 ग्रेडें पढ़ी हैं, तो इसलिए आपको कितनी लगानी है? 3 लगानी है? जी नहीं, आप यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे क्वेश्चन में कि भैया अभी हमने ए और बी सी पढ़ ली हैं, तो यहाँ पर आपकी 9 ग्रेडें हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 9। आप याद रखना, 3 नहीं, 3 त्रिका 9। हो सकता है इससे रिलेट कर पाएँ। समप्राप्ति परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट वस्तु के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का पालन करते हैं। यह परिभाषा है तो किसकी है? गैरीसन व अन्य की है। किसकी है? गैरीसन व अन्य की है। मूल्य का अर्थ निम्नलिखित में क्या नहीं है? तो मूल्य का अर्थ क्या नहीं है साथियों? क्या आप बता सकते हैं कि मूल्य का अर्थ क्या नहीं है? तो मूल्य का अर्थ जो है वो साथियों, जी हाँ, त्याग नहीं है। क्या नहीं है? त्याग नहीं है। अगला, मूल्य मानक रूप मापदंड है, मानदंड है, यह कथन है किसका है? क्लिंक का है। किसका है? क्लिंक का है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में वस्तुनिष्ठ परीक्षा का गुण बताइए। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा का गुण क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं इसका क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपका होगा सरल अंकन, व्यापकतापूर्ण, वैधता, और ये सभी हो जाएंगे ऑप्शन, क्योंकि ये सारी चीज़ें सही लिखी हैं यहाँ पर। अगला है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन में कह रहे हैं संप्राप्ति परीक्षण विद्यालय में प्रदत्त क्षेत्र में पठित व्यक्ति की योग्यता, कौशल, समझ आदि की मापने के लिए बनाई गई है उपरोक्त परिभाषा है। तो उपरोक्त परिभाषा किसकी है साथियों? 9वें का क्वेश्चन शिक्षा शब्दकोश की है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण के निर्माण का पद कौन सा है? तो कौन सा है? अंकन प्रक्रिया, परीक्षण निर्माण की विधि, परीक्षण पदों के प्रकार, ये सभी आपके इसके पार्ट बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं धर्म के बिना डॉट डॉट का और डॉट डॉट के बिना धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रिंस के स्प्रिंग के इस कथन को में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो धर्म के बिना नैतिकता की और नैतिकता के बिना धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 12वें का डी। आत्मनिर्भरता का अर्थ है, आत्मनिर्भर का मतलब स्वावलंबी होना होता है। क्या होगा? स्वावलंबी होना होगा। अगला, समाज मिति विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो समाज मिति विधि का प्रतिपादन जी.एल. मोर्नो ने किया था। किसने किया था? जी.एल. मोर्नो ने किया था। अगला, सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं लिखित रूप में कब आयोजित की गई? कौन सी वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं?
लिखित रूप में कब आयोजित की गई साथियों? तो कितने लोग इसका आंसर बता सकते हैं? बहुत से लोग बता सकते थे। जी हाँ, बिल्कुल। कब होगा? 1845 में। 1845 यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निबंधात्मक परीक्षा द्वारा विद्यार्थी की निम्नलिखित में किस मानसिक योग्यता का उचित मूल्यांकन हो सकता है? तो किस मानसिक योग्यता का मूल्यांकन हो सकता है? तो आपका क्षमता, कौशल, अभिवृत्ति, इन सभी का हो सकता है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ग्रेडिंग प्रणाली को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो ग्रेडिंग प्रणाली को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। 5। संरचनात्मक मूल्यांकन में फीडबैक और स्व मॉनिटरिंग दोनों तत्व शामिल होते हैं। यह कथन है किसका है? ये है सैडलर। किसका कथन होगा? सैडलर का होगा। यहाँ भी दे रहे हैं बी ऑप्शन और यहाँ भी लगा दो बी ऑप्शन। अगला साथी क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहे हैं पाठ वस्तु कक्षा कक्ष के प्रयोग के लिए निर्धारित की गई डॉट डॉट है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पाठ वस्तु जो है कक्षा कक्ष के प्रयोग के लिए निर्धारित की गई पुस्तक है। क्या है? पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है अनुदेशीय अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित किया गया एक प्रजाति चिंतन आलेख क्या कहलाता है? तो साथियों क्या कहलाता है? आप कमेंट देखिए यहाँ पे, सॉरी आप विकल्प देखिए फिर बताइए। शिक्षण, विद्यालय, पाठ वस्तु या पाठ्यक्रम? तो सही आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ का। फोर्थ का आंसर क्या होगा? आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि फोर्थ का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा पाठ वस्तु। क्या हो जाएगा? पाठ वस्तु हो जाएगा। द टीचर इन करिकुलम मेकिंग के लेखक कौन से हैं? तो इसके लेखक साथियों कौन से हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि इसके लेखक कौन से होंगे? लीज होंगे। जी हाँ, बिल्कुल इसके लेखक जो हैं वो लीज। आगे है शिक्षा सबके लिए, मतलब शिक्षा सबका अधिकार है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि शिक्षा सबके लिए? तो भैया शिक्षा सबके लिए तो अनिवार्य शिक्षा कहाँ है? अनिवार्य शिक्षा की बात कहाँ कही गई है? अनुच्छेद 45 में कही गई है। कहाँ पर? अनुच्छेद 45 में कही गई है कि शिक्षा सबके लिए है। अनिवार्य शिक्षा की बात जो है वो आपने पढ़ी होगी, तो बस उसी से टिक मार देना है। यानी कि चौथे का जो है वो आंसर समझ गए होंगे आप लोग। अगला प्रयोजन विधि के जनक। तो प्रयोजन विधि के जनक कौन से हैं साथियों? 5वें का क्वेश्चन ए जॉन डेवी। जॉन ड्यूवी। अगला सीखने का सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर आधारित है? तो सीखने का सिद्धांत करो या मरो भैया, करो या मरो। नहीं, ऐसे कैसे सीखोगे? जियो और जीने दो, इससे क्या सीखने का मतलब? विद्यालय चलो और पढ़ो, इससे भी नहीं मतलब है। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, मतलब पहले बच्चा प्रयत्न करेगा, भूल करेगा, फिर सीखेगा। प्रयास करता रहे निरंतर। अगला साथी क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। दी गई पुस्तकों में कौन सी पुस्तक बाल साहित्य से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? नन्हे सम्राट, लोट पोट, मधुमुख मुस्कान या सरिता? कौन सा नहीं है? तो 7वें का आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सरिता नहीं है। और हाँ, छात्रों की दृष्टि से पाठ वस्तु का चयन उसके किस स्तर के अनुकूल होना चाहिए? तो उसकी अवस्था, रुचि, अभिरुचियों, इन सब के अनुसार होनी चाहिए। इसलिए डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद मध्य प्रदेश में किस योजना के अंतर्गत खुली किताब परीक्षा प्रणाली लागू करने का प्रयास किया गया? तो इसके लिए क्या होगा? एकलव्य योजना। यानी कि 9 का आंसर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं सभ्यता के विकास का मूल क्या है?
तो सभ्यता के विकास का मूल ज्ञान है, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पसीने में भीग गया है हाथ, दिक्कत हो सकती है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम किस विचारधारा पर आधारित है? तो प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है। अगला है इसी में सामाजिक विज्ञान शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य घटक निम्नलिखित में कौन सा है? तो ये हैं छात्र शिक्षक पाठ्यक्रम, ये सभी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर डी.के. व्हीलर महाशय ने पाठ्यक्रम की संरचना प्रक्रिया को निम्नलिखित में किस स्वरूप में स्वीकारा है? तो इन्होंने वृत्ताकार में स्वीकारा है, यानी कि 13 का आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों है हिल्डा तबा मॉडल के कितने चरण हैं? तो इसके कितने चरण हो जाएंगे साथियों? तो इसके चरण हैं 7 चरण हो जाएंगे। अगला साथियों क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया में कितने चर होते हैं? तो कितने चर होते हैं? 3 चर होते हैं, 2 चर होते हैं, 4 चर होते हैं या 5 चर होते हैं? इसका सही आंसर होगा आपका 3। 15 में क्या क्या हो जाएगा? सी। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के जनक निम्नलिखित में कौन है? तो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के जनक आपके जो हैं थॉमस सिल्वा और साइमंड हैं, यानी कि डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला है शैक्षिक उद्देश्यों का स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? तो कौन है? आपका समाज, व्यक्ति, ज्ञान, ये सभी हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रोफेसर डी.के. व्हीलर ने अपनी पुस्तक कैरिकुलम प्रोसेस में पाठ्यक्रम की संरचना के कितने सोपान या पदों का उल्लेख किया है? तो इन्होंने कितने बताए हैं? 5। आप यहाँ पर आंसर शीट में भी देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।